दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी? तो RS 2023 एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम की वैकेंसी की न्यूज़ काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में आ रही थी, लेकिन मैंने मतलब कि कभी भी जब भी कोई नई वैकेंसी आती है न्यूज़पेपर में काफ़ी पहले से आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया। अब आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे आई है, DIPR की जो अपनी साइट है उसके ऊपर आई है। इसका मतलब है ये ऑफिशियल हो गया है कि RS 2023 परीक्षा में 905 पदों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। अब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी कुछ रणनीति होनी चाहिए। तो ये बात तो श्योर हो गई कि एग्ज़ाम होगा। सेकंड, आप कुछ क्वेश्चन आएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ये कंपटीशन इस बार कितना हार्ड होगा। कंपटीशन इस बार हार्ड तो होगा ही, क्योंकि पिछले 2-3 साल के बच्चे इस बार एक मतलब साथ में पेपर देंगे। डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण बहुत सारा मतलब कंपटीशन तो बढ़ा ही है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत कम भी हुआ है। आपको एक बहुत ही बड़ी मतलब आपको खुशखबरी भी इस वीडियो के अंदर मिलेगी कि जिस तरीके से लोगों ने अंधाधुंध तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से, मतलब कि हर कुछ ही तैयारी कर रहे हैं, उसका बताएंगे एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे वो मतलब अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे। कुछ लोगों का अभी IAS वाला एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें ना वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो वो भी इसका प्लान करने की सोच रहे होंगे। जॉइनिंग कब तक हो सकती है, प्लान भी क्या होना चाहिए। मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, मेरा सेकंड लास्ट ईयर है, मैं ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहा हूँ, क्या प्लान होना चाहिए, उसके बारे में अपन आज थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यार मैं RS के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने RS के बहुत ही कम वीडियो बनाए। लेकिन मैं मतलब कि RS की वीडियो अब मतलब कि जब क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं था तो मैं वीडियो बनाता तो भी उसका कोई खास रेलिवेंस होता नहीं। तो मैं मेरे बारे में यार थोड़ा सा बता देता हूँ जितना आप मुझे जानते हो, लेकिन बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम गौरव बुडानिया है और मैंने RS 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर रैंक 12th हासिल किया था, ठीक है। और फिर IAS वाला एग्ज़ाम में मैंने रैंक 13 हासिल की थी। लेकिन आज मैं इस एग्ज़ाम के बारे में RS एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। और RS एग्ज़ाम का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसे? देखो, मैं RS का जब एग्ज़ाम कर रहा था तो ना मैंने सारी प्रॉब्लम फेस की। मैंने मतलब कि कोई कोचिंग नहीं ली RS की, तो RS के ना मैंने मतलब कि कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे लोग तो आपके ना मतलब फ़ोटो लगाते रहते हैं, तो यार मॉक इंटरव्यूज़ है ना मैंने बहुत दिए थे। किसी भी कोचिंग में ऐसे आता ना कि आज यहाँ मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं तो मैं वहाँ देने चले जाता था, इसलिए वो फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं। और इसमें जो सारी तैयारी किया था मैंने सेल्फ से किया था, तो जैसे और वो भी इंग्लिश मीडियम से किया था। तो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट आज भी ना मतलब कि ऐसे होता है कि यार बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, मतलब उसी से हम कंटेंट लिख रहे हैं और मतलब अनसन टाइम अपना लगता है। तो ना इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं था, सेल्फ तैयारी कर रहा था, कोई गाइडेंस नहीं थी। तो इस एग्ज़ाम को मैंने ना बहुत पास से जिया है। और जो IAS का एग्ज़ाम था उसमें तो ये था कि मेरे पास रिलेटिवली थोड़ी गाइडेंस थी, मेरे साथ ना तैयारी करने वाले 4-5 बंदे भी थे। और है ना मतलब कि जो मेरी तैयारी हो रही थी उसमें ना मतलब एंथ्रो वाले जो सर थे उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो मतलब सभी का रोल था। नहीं नहीं, हाँ, जो मेजर तैयारी थी ना वो ना मतलब कि एकदम ऐसे मान लो एकांत में ही तैयारी हो रही थी, गाइडेंस बहुत कम थी। तो इस एग्ज़ाम को फिर मैंने दिया और मेरे प्रीलिम्स का स्कोर भी है ना मतलब एग्जैक्ट तो भी याद नहीं है, लेकिन 125 प्लस था। मतलब कि आप देख लो कि जो कट ऑफ से 45 मार्क्स ना मतलब ज़्यादा थे। और मेंस का तो आपको रैंक के हिसाब से पता ही चल रहा है कि मेंस में भी बहुत अच्छा मतलब कि स्कोर रहा था। इसका मतलब है कि खुद से ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, खुद से इस पूरी जर्नी के थ्रू गया हुआ हूँ, तो मैं आपको ना मतलब इसमें बता सकता हूँ कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अभी। तो देखो, अभी वैकेंसी RS 2023 की बात करते हैं। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डेट है 17 जून की, ठीक है। 17 जून के टाइम पे आज ये इसकी आई है, लेकिन अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मतलब कि ऑफिशियल आई नहीं। मैं मानता हूँ कि जुलाई के अंदर है ना यदि वैकेंसी आती हैं, मतलब कि 17 जून हो गया, जुलाई के अंदर मानो कि वैकेंसी अनाउंस होगी, तो RPSC या जनरल एक ट्रेंड देखा गया है किसी भी एग्ज़ाम को 3 मंथ से पहले करवाते नहीं है। अब 3 मंथ हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर गया, फिर आ गया नवंबर, ठीक है। अब क्या लग रहा है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगी। कौन सी एग्ज़ाम? प्रीलिम्स की एग्ज़ाम। तो आई थिंक कि नवंबर में प्रीलिम्स की एग्ज़ाम नहीं होगी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्शंस होंगे,
आपको पता है राजस्थान में जो भी इलेक्शंस होते हैं जनरली जो विधानसभा वाले होते हैं वो नवंबर एंड तक होते हैं। तो उस समय पे क्या होता है ना, हम एक ही मशीनरी को यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी स्कूल। उसी से हम मतलब कि एग्ज़ाम करवाते हैं, उसी से हम जो इलेक्शन करवाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में नहीं होगा। फिर आता है दिसंबर। क्या लगता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा? तो इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन इसमें भी मैं पूरा श्योर नहीं हो सकता क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, बहुत सारा मतलब कि ट्रांसफ़र वगैरह होंगे, सब कुछ एडजस्टमेंट होगा। तो मतलब कि दिसंबर में भी प्रोबेबिलिटी कम है। व्हाट अबाउट जनवरी? एंड जनवरी 2024 ये सबसे मोस्ट मतलब कि मेरे हिसाब से पिन पॉइंट टाइम है कि जहाँ पे ना आपको आरएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आरएस प्रीलिम्स यदि जनवरी के अंदर है और आज है अपने पास जून, तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का एग्ज़ाम, और ये अभी जून के कुछ दिन। तो मतलब आपके पास अभी क्या है, 6 मंथ्स बाकी हैं। अब इन 6 मंथ्स के अंदर आपको तैयारी करनी होगी। तो अब 6 मंथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक लंबे वीडियो के अंदर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ की इतनी बारीकी से बात करेंगे ना अपन, क्योंकि यार देखो आरएस के एग्ज़ाम में एक एक नंबर भयंकर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एसडीएम से लेके +30 टाइप की सर्विसेज होती हैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम के अंदर, और एक नंबर की वजह से आप एसडीएम से आरपीएस में जा सकते हो, आरपीएस से ना मतलब अकाउंट्स में जा सकते हो, अकाउंट्स से और नीचे वाली सर्विसेज में जा सकते हो, और फिर बड़ा मलाल रहता है। तो ये गलती ना कभी भी नहीं करनी। इस एग्ज़ाम को जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को जिया है ना, जिस मतलब बहुत सारा समय दिया है, वो इस चीज़ को बहुत जानते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ना हर एक छोटी बात का भी एक वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपको ना मतलब यदि आप कोई कोचिंग वगैरह कोई नहीं कर रहे हो ना, तो मतलब आपका ना मतलब कि ऐसे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। चलो पहला डाउट नंबर अपन एक एक डाउट से लेना स्टार्ट करते हैं। सर पहला, कि आप कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि यार आपके पास यदि एक प्रॉपर गाइडेंस है तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको फिर ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना यार मेरे को आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप पढ़ते रहते हो। ठीक है, लेकिन आजकल कोचिंग के नाम पे ना क्या हो रखा है कि बस अनशंट मतलब कि इन्फॉर्मेशन पुट अप कर देना, जिस इन्फॉर्मेशन का एग्ज़ाम में क्या रेलिवेंस है, क्या एग्ज़ाम में रेलिवेंस नहीं है। मोस्टली आजकल क्या है ना कि जो पटवारी को पढ़ा रहा है वही मतलब कि आरएस को भी पढ़ाने लग गया है, और जिस आदमी के मतलब कि खुद के मतलब कि एक्सपीरियंसेस नहीं है इस एग्ज़ाम के, वो एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है। तो इससे क्या हो जाता है ना कि एक है ना मतलब अलग ही और करेज आरएस वालों के है ना, मतलब कि जैसे कोई आजकल है ना मतलब देखो एक है आरएस हो चाहे आईएएस हो, ये दोनों एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के थ्रू आप एक सर्विसेज में आते हो, उसका एक पर्टिकुलर काम होता है, वो एग्ज़ाम काम करना आपको पड़ता है। लेकिन आजकल है ना जो रियल कल्चर चल रहा है, जिसमें मतलब एक अपन किसी को भी टॉपर को बुला लेते हैं, फिर वो टॉपर है ना मतलब ठीक है टॉपर अपनी तरफ से बातें बोलता है, लेकिन उस टॉपर के पीछे गाने गुणे लगा के मतलब एकदम माहौल तो पूरा सेट कर देते हैं। माहौल सेट करके हर एक विद्यार्थी को एक कॉन्फिडेंस में ले आते हैं कि आप ही आरएस बन सकते हो। फिर वो आदमी ना जब आरएस की तैयारी करने आता है, वो अपनी फैकल्टी का कुछ भी बैकग्राउंड देखता नहीं कि कौन सी फैकल्टी क्या है क्या नहीं है, और वो कोचिंग कर लेता है, और वो कोचिंग गलत डायरेक्शन में फिर कोचिंग कर लेता है, और फिर गलत डायरेक्शन में ये आरएस का एग्ज़ाम है ही एग्ज़ाम ऐसा जो आपको 3 साल की टाँट में देता है एक साथ ही। मतलब एक बार आपने यदि कोई भी गलत लिया तो 3 साल के लिए आप आउट हो गए। तो कोचिंग पे मेरा क्या स्टैंड है? कोचिंग पे मेरा ये स्टैंड है, यदि आपकी कोचिंग की क्वालिटी गुड है तो आप ले सकते हो। यदि आपकी कोचिंग की क्वालिटी नहीं है तो उससे बेटर मैं मानूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करो। और कोचिंग के बारे में मैं ये बता दूं, कोचिंग जितने लोगों को आरएस बनाता है उससे 100 गुना ज़्यादा लोगों को आरएस में फेल कराता है। फिर आता है कि सर ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। तो यार देखो मैं थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशन स्टाइल का आदमी हूँ। मुझे लगता है जब तक बाई कम्युनिके मतलब कि आप दोनों तरफ से बातें नहीं कर रहे ना, आप टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते ना,
तब तक है ना मतलब कि आप ना स्टडी में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप नहीं ले सकते। और इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल मैं इसलिए हूँ क्योंकि यार मैंने कुछ पढ़ाई की थी ना, वो ऑफलाइन की थी जब आईएएस की कर रहा था। फिर कोरोना की वजह से है ना मेरे को ऑनलाइन में है ना मतलब कि शिफ्ट होना पड़ गया था। तो जो टीचिंग जो मेरा ना मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था ना, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गिरावट आया था, ये मैंने देखा मैंने। तो फिर आपको ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो ना तो वहाँ तक तो आपको ऑफलाइन करनी चाहिए। लेकिन फिर आप ना मतलब जयपुर नहीं आ सकते या आपके कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो फिर आप ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20% है ना मतलब यदि आपका गिरावट आ रहा है, यदि मानो 40% भी गिरावट आ रहा है तो आप उतना ना मतलब ज़्यादा पढ़ लेना, तो उससे मतलब कि वो कवर हो जाएगा। ठीक है। अब ऑफलाइन में भी ये कि ऑफलाइन में ऐसी क्लास भी होनी चाहिए जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्शन करो। ऐसा नहीं कि जो मतलब 1000 की भीड़ है, 2000 की भीड़ है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आप टीचर से कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। और मेरे साथ तो ये बड़ी दिक्कत होती थी यार कि इतनी भीड़ के अंदर ना खड़ा होकर कोई घटिया सा सवाल पूछ ले तो आदमी को कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो ये थी। अब आते हैं हम कि सर अब अगले 6 मंथ्स के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमेशा मैं जैसे पहले बताता हूँ कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो आपका जो मेंस वाला पार्ट है ना, उससे आपका रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है। मेंस के हैं अपने टोटल 4 पेपर। ठीक है। एक एक पेपर उनके रिसोर्सेज सब पे चर्चा करेंगे। बाकी जो भी गाइडेंस वगैरह है वो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है ना नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देखो, अपन इसको 4 पेपर में डिवाइड किया, GS1, GS2, GS3 और GS4। तो देखो, सबसे पहले जो आपको टारगेट करना चाहिए ना, वो GS4 को करना चाहिए। लेकिन GS4 को लगातार नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते सुबह से शाम हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपका मतलब हो जाएगा। इसको बस थोड़ा थोड़ा चलने दो। तो इसके लिए आप ऐसा करो, आज से ही ना 1 से 2 घंटे ना इसके लिए निकाल दो, और अगले ना 3 से 4 महीने मंथ्स में ना ये आपका कवर हो जाएगा। और इसको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कितना आपको याद हो रहा है कितना और नहीं हो रहा, वो अपने आप हो जाएगा। अब GS3 में जाते हैं। इसमें एक पॉलिटी है, ठीक है, सेकंड इसमें पबैड है, और वो 3 छोटे वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे इसमें योगा हो गया, साइकोलॉजी हो गया और लॉ हो गया। GS2 के अंदर इथिक्स है, इथिक्स के बाद साइंस है, साइंस के बाद आपकी ज्योग्राफी है। इसमें क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद इको है, इको के बाद 3 छोटे सब्जेक्ट है जिसमें सोशियो है, फिर मैनेजमेंट है और ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है। बस ये आपका सब्जेक्ट है ना। अब देखो, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे ना तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। पॉलिटी आप वहाँ कवर कर लोगे, ठीक है, साइंस आप वहाँ कवर कर लोगे, ज्योग्राफी आप वहाँ कवर कर लोगे, हिस्ट्री वहाँ कवर कर लोगे, इकोनॉमिक्स वहाँ कवर कर लोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट पे आप काफ़ी कुछ मतलब कि उस टाइम पे पढ़ सकते हो। और उस टाइप पे पढ़ते समय मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी तक आपकी तैयारी मतलब कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, मतलब नॉर्मल तैयारी आपकी चल रही है। तो जो टाइम आएगा उस टाइम के अंदर आप इन सारे सब्जेक्टों को तो लास्ट के 3 मंथ्स से ना मतलब आप दोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो मतलब ये एग्ज़ाम यदि अपन जनवरी में मान के चलें तो आप दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर में भी कर लोगे ना तो आप ना मतलब प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी और ये सारे सब्जेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी अपने पास जो 3 मंथ्स का टाइम है उसमें मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इथिक्स हो गया, फिर है ना मतलब पबैड वाला पार्ट हो गया और ये 3 छोटे वाले पार्ट हो गए, इनको करो। और जैसे साइंस को भी आप ना, साइंस वगैरह को भी, इन पार्ट्स को भी आप क्या कर लो, पहले कर लो। इसको भी, साइंस को भी मैं आपको ना मेंस के अंदर लेता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स की साइंस है ना थोड़ी सी रिलेटिवली इजी आती है। और फिर जो आपका पेपर 4 है ना उसको आप कर लो। तो कितने आप आपके सब्जेक्ट हो गए, 3 तो देखो छोटे छोटे वाले सब्जेक्ट हो गए, एक इथिक्स और साइंस हो गया, पबैड हो गया, और 3 वापस छोटे वाले हो गए, और ये मतलब हो जो हिंदी इंग्लिश हो गया। हिंदी इंग्लिश का तो जैसे मैंने बताया कि आप ना मतलब कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो वो 3 से 4 महीनों में वैसे ही कवर हो जाएगा। अब आरएस में एक एक्चुअल है ना मतलब कि टाइम इन सब्जेक्ट्स को ना मतलब कि कितना देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी के अंदर यदि मैं एक मतलब मानूँ कि एक सिंसियर बच्चा है, वो एक पहली रीडिंग दे तो उसमें मतलब 51 पेज का कंटेंट होगा। तो ये एक पहली रीडिंग में आप 5 दिन में पढ़ सकते हो।
फिर मैं मानता हूँ कि उस आदमी को 1-2 दिन उसको सिंप्लीफिकेशन में लग सकता है, 1-2 दिन रिवीजन में उसको लग सकता है और 1 दिन याद करने में। इससे क्या हो जाएगा, चाहे 4 रिवीजन उसके हो जाएंगे। अब मैनेजमेंट थोड़ा सा एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैनेजमेंट के अलावा ना जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग है वो हो सकती है, योगा इतने ही दिनों में हो सकता है, साइकोलॉजी इतने ही दिनों में हो सकती है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इन 4 सब्जेक्ट को, इन 4 सब्जेक्टों में से कोई भी आप 2-2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलोगे ना, तो ये 20 डेज के अंदर आपके ये चारों सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब मैनेजमेंट और लॉ दोनों वैसे छोटे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, तो वो दोनों सब्जेक्ट आप लेके चलो तो वो 15 डेज के अंदर वो भी आपके दोनों सब्जेक्ट पूरे हो सकते हैं। ठीक है। फिर अब अपन देखते हैं पबैड, इथिक्स, साइंस। ठीक है। तो इथिक्स और मतलब कि साइंस सबसे इसमें थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। तो साइंस की मैं मानता हूँ कि यदि पहली रीडिंग आप दोगे तो लगभग 100 आवर्स आपकी पहली रीडिंग में लग जाएंगे, 50 आवर्स दूसरी रीडिंग में, फिर उसको 20 आवर्स और फिर लास्ट में 20 आवर्स, या फिर आप इसको मान लो 10 आवर्स। तो ये कितना हो गया, 180 आवर्स के आसपास आपको इसमें लगेंगे। इथिक्स में देखोगे तो साइंस से लगभग आधी है, 90 आवर्स के अंदर हो सकती है। पबैड भी देखोगे ना, तो पबैड भी आप देखोगे तो वो पबैड भी कितने उसमें हो सकती है, 90 आवर्स में हो सकती है। तो ये लगभग 360 आवर्स के आसपास यदि आप इन तीनों सब्जेक्टों को दे दो ना, तो ये ना मतलब कि काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं। और अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम आने वाला होगा, आप ना मतलब कि सीरियसली पढ़ाई करोगे तो 6 घंटे तो आप निकाल ही लोगे। अब बोलोगे हाँ हाँ सर 6 घंटे से तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा आप मतलब कि पढ़ लेते हो, लेकिन वो 6 घंटे से ज़्यादा आपकी आउटपुट नहीं आता। जैसे आप यदि कभी भी स्टॉप वॉच वाला एक्सपेरिमेंट करना कि जब भी आप पढ़ रहे हो तब स्टॉप वॉच चालू कर लेना, जब भी उठो ना तब हटा लेना। तो जब अपन 10 घंटे पढ़ रहे होते हैं ना, 10 घंटे में से 6 घंटे आउटपुट निकल के आता है, तो 6 घंटे मानना तो इसको कितने दिन आ गए, 60 डेज आ गए, मतलब 2 मंथ्स में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये कितने आ गए, 35 डेज। ठीक है। मान लो कि आपने अच्छे से पढ़ा तो ये 1 मंथ यहाँ पे हो गया, 1 मंथ। ठीक है। अब देखो ये 1 मंथ और ये 2 मंथ, यानी कि आप अगले 3 मंथ्स के अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये जो अपना पबैड वाला पार्ट है और ये पेपर 3 का पार्ट है, और डेली 1-2 घंटे देखे GS4 वाला यदि पार्ट कर लो ना, तो आपका जैसे कि अपन ने ये मंथ्स देखे थे, तो जैसे कि आपने मानो आज से ही है ना मतलब कि सिंसियरली पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो आपने देखो 3 महीने दिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर तक है ना आपका ना पूरा का पूरा ना जो पार्ट होगा ना वो कवर हो जाएगा आपका मेंस का पार्ट। और उसके साथ साथ मेंस की तैयारी करते समय ना साथ साथ ना मतलब आपको क्या करना है, उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है। फिर जो आपके पास जो नेक्स्ट 3 मंथ्स बचेंगे, ठीक है, जो ये 3 मंथ्स बचेंगे, इन 3 मंथ्स के अंदर आप जब वो बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, फिर तो 5 बचेंगे भी नहीं। आप यदि एक चीज़ देखोगे ना, साइंस को तो अपन ने कवर कर लिया, फिर तो केवल हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये केवल है ना मतलब आपके फिर 4 ही सब्जेक्ट बचेंगे। और 1 महीने के अंदर यदि आप मतलब कि ऐसे मान लो कि 20 दिनों के अंदर भी एक सब्जेक्ट को कवर करोगे ना, तो 90 डेज़ के अंदर है ना मतलब आपके सारे के सारे चारों सब्जेक्ट है ना मतलब कवर हो जाएंगे। और कवर इन द सेंस देखो मैंने इसमें जो काउंट किया है ना, उसमें देखो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, रिवीजन, तो मतलब 3 रीडिंग प्लस रिवीजन को काउंट करते हुए मैं कर रहा हूँ। तो मेरा जो हिसाब है कि एक जो पढ़ने वाला सिंसियर बच्चा है ना, वो RS की जो तैयारी है ना वो 6 मंथ से 7 मंथ्स के अंदर कर सकता है, अभी भी पॉसिबल है। तो यदि आप ग्रेजुएशन से अभी भी पास हुए हैं, मतलब ग्रेजुएट होके आए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप कर सकते हो। और अब देखो उसके बाद 6 मंथ से भी ज़्यादा जैसे कोई तैयारी करता है ना, तो मतलब ठीक है, वो एडेड वैल्यू एडवांटेज हो जाते हैं, वो फिर आदमी रैंक मारता है। मैं 6 मंथ में बता रहा हूँ कि इतनी तैयारी हो सकती है कि आप RS एग्ज़ाम में कोई ना कोई सर्विस ज़रूर ले लोगे। उसके बाद जैसे आपने 2 महीने और ज़्यादा पढ़ा, जैसे आप 6 मंथ्स के बाद प्रीलिम्स हो गया, मान प्रीलिम्स के बाद ना मेंस के बीच में आपको मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा। वो 3 मंथ्स में आप ना जो ये सारे के सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ लोगे, तो इनकी 4-5 बार रीडिंग लग जाएगी, इनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी ना फिर वो और रैंक इंप्रूवमेंट की तरफ काम करेगा।
तो ये बहुत ही अच्छा आरएस की एक वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छा मौका है, एक बार आप पूरी जी जान लगा दीजिए। बाकी जो भी आरएस से रिलेटेड आपके ना जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जल्दी से जल्दी इनके ऊपर है ना मतलब कि वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने आरएस के लिए बड़े कम वीडियो बनाए, तो अब आपके वीडियोज़ जल्दी जल्दी आएंगे। चलो, थैंक यू, जय हिंद, लगे रहो तैयारी में।